बात और चीत बंद बेटा, चुप और चाप ही रहे, पढ़ाई पे ध्यान दे। अरे क्या हो रहा है? क्या? दो दो बोतल? काय की बोतल है? मेरी दो दो बोतल है वहां। मेरी बोतल में मैंने निशानी लगा रखी है बेटा। यस, मेरी है बेटा। हाँ हाँ। बहुत गजब, बहुत बढ़िया। कहां कहां तक? चलिए चलिए चलिए। तो कल प्रेडेशन पे चर्चा शुरू हो चुकी है और कल हमने आपसे ये कह दिया है कि पकड़ो मारो खाओ प्रेडेशन है, ये ईटिंग बाय हंटिंग है, शिकार करके खाना प्रेडेशन है, तो मरे हुए को खाना नहीं। अगर मरे हुए को खाया है तो मार के खाया तो धीरे धीरे खाया तो गजब, कुछ कर गुजरोगे बेटा। यहां पर हमने साथ में आपसे ये भी कहा कि आजकल हर्बीओर्स भी किसी प्रेडेटर से कम। जब एक स्पैरो सीड खाती है तो वो भी किसी प्रेडेटर से कम नहीं है। एम्ब्रियो पूरी जिंदगी खा गई, लेकिन ऐसा देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि प्रीडेशन में आओ खाओ नुकसान ही नुकसान, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रीडेशन के तो गजब फायदे हैं यार। प्रीडेशन इकोसिस्टम में क्या क्या फायदे कर रहा है, आओ बेटा एक एक करके देखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीडेशन हो जाए, और उसमें सबसे पहला सिग्निफिकेंस आता है एनर्जी फ्लो। आवाज ज्यादा आ रही है? क्या आ रही है? मतलब कम आ रही है, ज्यादा आ रही है? कैसे आवाज? मतलब थोड़ा बेस बढ़ाया जाए, मतलब ऐसा? मतलब सारे काम तुम ही कर लो, मतलब ये कोई यहाँ म्यूजिक बज रहा है क्या हो रहा है? एनर्जी फ्लो। अरे प्रीडेशन की वजह से इकोसिस्टम की फूड चेन में एनर्जी फ्लो हो रहा है। जैसे हमारे पास एक फूड चेन आप देखें, ग्रास, रैबिट, वुल्फ, लायन। क्या बेटा आप जानते हैं कि जब रैबिट घास खाता है तो प्रीडेशन होता है? क्या ग्रास की एनर्जी रैबिट तक पहुंची? अरे भेड़िए ने रैबिट खाया तो क्या प्रीडेशन हुआ? क्या यहाँ की एनर्जी यहाँ पहुंची? क्या इसने इसको खाया तो प्रीडेशन हुआ? क्या यहाँ की एनर्जी यहाँ पहुंची? कह दो बेटा, कह दो। लाइन, ग्रास की एनर्जी लाइन तक पहुंची प्रीडेशन की वजह से। तभी तो आपके एनसीईआरटी लिखती है कि प्रीडेटर्स एक्ट एज अ कंड्यूट फॉर एनर्जी ट्रांसफर।
for energy transfer across trophic level. Predator act as a conduit. Conduit का मतलब source, channel, path, रास्ता, तरीका, जरिया, जो भी आप कहे। प्रीडेटर एक तरह का सोर्स है, चैनल है, पाथ है एनर्जी ट्रांसफर के लिए अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल ये शब्द पहली बार आया है। अरे किसे कहते हैं ट्रॉफिक लेवल? चुप हो जाओ। हर एक फूड चेन में हर एक ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक पोजीशन है। वही जगह, वही पोजीशन उसकी ट्रॉफिक लेवल है। बेटा आगे सुनो, अभी अभी बात खत्म नहीं हुई। ट्रॉफिक लेवल ये देख के नहीं बनती कि वो कौन है, कौन सी स्पीसीज का है। ये देख के बनती है कि उसने किया क्या है। ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स फंक्शनल लेवल, नॉट ए स्पीसीज। और ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट फंक्शनल लेवल, काम को बताती है, स्पीसीज को नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा कि बेटा उसे फोटोसिंथेसिस करना आता है, वो ऑटोट्रॉफ है। आपने कहा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल T1। बेटा वो प्लांट को खाना जानता है, वो हर्बियोर है। सेकंड ट्रॉफिक लेवल T2। अरे वो हर्बियोर को खाता है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल T। बेटा वो T3 को खाता है, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल T4। टॉप कार्निवोर है। बेटा यहां समझ रहे ना आप? बेटा बच के रहना बेटा, टॉप कार्निवोर आता है T4। ट्रॉफिक लेवल इस बात को बताती है कि वो फूड चेन में करता क्या है। ये नहीं बताती कि वो कौन है, किस स्पीसीज का है। दो स्टेटमेंट आ रहे हैं, सही और गलत का फैसला आपके हाथ। मैंने पहला स्टेटमेंट बोला ग्रास T1 है, सही या गलत? सही। मैंने कब कहा कि ग्रास ही T1 है? और जो कहा जाए उस पर विचार किया करो, अलग से ये भी वो भी मत सोचा करो। बेटा ग्रास T1 है, ग्रास ही T1 है, ट्री भी T1 है, फाइटोप्लैंक्टन भी T1 है, श्रब भी T1 है। वो T1 है जो फोटोसिंथेसिस करता है। रैबिट T2 है, रैबिट ही T2 है, डियर भी T2 है, काउ भी T2 है, गॉड भी T2 है। वो T2 है जो हर्बिवोर है। अरे पहुंच रहा है बेटा? तो अब अगर कोई आपसे पूछता है कि ट्रॉफिक लेवल किसे कहते हैं, तो कह देना उससे, जो भी पूछे उससे बेटा, ट्रॉफिक लेवल स्पेसिफिक फंक्शनल पोजीशन of organism in food chain। देखो अब दोबारा पढ़ते हैं। Predators act as a conduit for energy transfer across trophic level, across trophic level।
अरे 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 अरे, एनसीईआरटी की समझदारी देखेंगे आप। एनसीईआरटी ने फूड चेन लिखकर एनर्जी फ्लो नहीं समझाया, ट्रॉफिक लेवल लिख के समझाया। अगर फूड चेन लिख के समझाती तो हमें ऐसा लगता कि ग्रास से ही एनर्जी आगे जाती है। ट्रॉफिक लेवल लिख के समझाया तो हम समझ गए कि हर T1 से जाती है। हम्म। तो बेटा इस बच्चे को कड़ी निगरानी में ले लिया जाए। तो यहां प्रीडेटर एक्ट एज अ कंड्यूट फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल। सब बच्चों को क्लियर है बेटा? पहला सिग्निफिकेंस एनर्जी फ्लो समझ में आ रहा है आपको? आओ सेकंड सिग्निफिकेंस पे चलते हैं। इसे हटा दे बेटा, ज्वाल दे, ज्वाल दे बेटा। इसके लिए जगह चाहिए। हर चीज की जगह डिसाइडेड है कि कौन कहां आएगा। छोटू को भी कड़ी निगरानी में रखा गया है। छोटू अभी बड़ा नहीं हुआ। हटा दो बेटा अब। चलिए, अब बस बातें नहीं बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए आप। बहुत अच्छे बच्चे। सेकंड सिग्निफिकेंस, predators maintain ecosystem balance। कैसे? आओ देखते हैं। और इसके लिए चलो एक इकोसिस्टम में चलते हैं बेटा। पहुंच गए। ये रहा एक बड़ा ग्रासलैंड। यहां हमने देखा, बोर्ड पे देखो रे, अब ग्रास को खाने के लिए हर्बिवोर है और उन्हें खाने के लिए ये रहा प्रेडेटर, लायन। ये जब होता है तो इन सब को खा पी कर बैलेंस रखता है, कंट्रोल रखता है। तो ये ग्रास कम खाते हैं, ग्रास बची रहती है तो ये भी बचता है और ये भी है। एक काम करो रे बेटा यार, ले जाओ कहीं से, क्योंकि असली इंपॉर्टेंस तो तभी समझ में आता है जब वो, है ना बेटा? अरे जब ये नहीं होता तो क्या हर्बिवोर के नंबर बढ़ जाएंगे? जब इनके नंबर बढ़ जाएंगे तो क्या ज्यादा ग्रास खा जाएंगे? ग्रास तो गई जो गई, खुद भी मर जाएंगे। क्या बैलेंस गड़बड़ हो रहा है? क्या इसका रोल समझ में आ रहा है आपको? तो कह दो बेटा, प्रीडेटर मेंटेन इकोसिस्टम बैलेंस बाय कीपिंग प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। कह दोगे बेटा? बाय कीपिंग प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। वैसे तो मैंने आपको सिंपल एग्जांपल से समझा दिया, लेकिन आपके एनसीईआरटी इंटरनेशनल एग्जांपल देती है। और इसी के लिए आप बच्चों को आज तुरंत लिए चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। वंस अपॉन अ टाइम, 1920 की बात है बेटा। 1920s में वहां देखा गया कि एक प्लांट जिसका नाम है प्रिकली पियर कैक्टस, नागफनी कहते हैं बोलचाल में, प्रिकली पियर कैक्टस गलती से इंट्रोड्यूस हो गया। आप कहें गलती से इंट्रोड्यूस? गलती कैसे? क्या मतलब है इसका? क्या सब बच्चे प्लांट इंट्रोडक्शन का मीनिंग जानते हैं? फिलीपींस वालों ने नया राइस बनाया है, हाइब्रिड है, यील्ड अच्छी आती है,
हम चाहते हैं कि यार इंडिया में भी उसको लगाएं, तो हमने कहा कि यार भिजवाओ सीड, वहां से सीड आए। तो पहली बार इंडिया में क्या कोई नया प्लांट आया? नए प्लांट का पहली बार किसी एरिया में आना ही प्लांट इंट्रोडक्शन है बेटा। ये पहले इलीगल होता था, कोई भी जाके सीड उठा के ले आए तो उसके साथ अनवांटेड सीड्स भी आ जाया करते थे। जैसे हमारे इंडिया में पार्थेनियम ग्रास पहुंच गई, जिसे आप कैरेट ग्रास, गाजर घास, कांग्रेस ग्रास कहते हैं। इसे कांग्रेस ग्रास क्यों कहते हैं? दो तीन बातें बोल सकते हैं। पहली बात, कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे आई। दूसरी बात, ये उस टाइम इंडिया में ऐसे फैली जैसे कांग्रेस फैली। और तीसरी बात, ग्रुप में उगती है, ग्रुप में उगती है, इसलिए कांग्रेस ग्रास के नाम से पुकारते हैं बेटा। उसी तरह गलती से प्रिकली पियर कैक्टस ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गया। जब पहली बार कोई नया आया तो क्या उसे खाने के लिए वहां नेचुरल प्रेडेटर है? नहीं बेटा नहीं, आया ही पहली बार है यार। अगर ऐसा है तो उस एरिया में उसका नेचुरल प्रेडेटर एब्सेंट है, और जब कोई खाने वाला नहीं होगा तो क्या उसके नंबर बढ़ जाएंगे? अरे क्या उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी बेटा? ग्रोथ, भारी ग्रोथ। एनसीईआरटी लिखती है इट कॉज हैवॉक, तबाही बेटा, तबाही। इन मिलियंस ऑफ हेक्टर रेंजलैंड। रेंजलैंड का मीनिंग ग्रासलैंड है। जब ये इतना ज्यादा फैल रहा है तो क्या वहां इसके नेटिव प्लांट सप्रेस हो रहे हैं? अरे उस एरिया के हर्बीवोर तो बेचारे नेटिव को ही खाते थे ना, उनका मरना शुरू हो गया क्योंकि उनका खाना कम हो गया। धीरे धीरे हर्बीवोर्स मर रहे हैं, इकोसिस्टम का बैलेंस डगमगा गया। ऐसे समय में ऑस्ट्रेलियंस ने एक तरकीब लगाई और वहां पर कैक्टोफेगस, कैक्टोफेगस मॉथ को लाके छोड़ा। इंसेक्ट है, इसने खा पी कर इसे कंट्रोल किया। इस एग्जाम्पल से एनसीईआरटी बस इतना ही समझा रही है कि प्रेडेटर है तो कंट्रोल है, प्रेडेटर नहीं तो कंट्रोल नहीं, बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। लेकिन एक और क्वेश्चन मन में आया कि मौत भी तो पहली बार आया है बेटा? मौत भी पहली बार आया है, क्या उसको खाने के लिए भी क्या किसी और को लाना पड़ेगा? कोई जरूरत नहीं है किसी को लाने की, अपने आप कंट्रोल होगा। कैसे कंट्रोल होगा? आपको ये ग्राफ समझाएगा। मैं ये ग्राफ यहां टाइम और पॉपुलेशन के बीच में प्लॉट कर रहा हूं, बनाऊंगा ग्राफ में। उसके पहले आप बच्चों से कह देता हूं, बायोलॉजी का ग्राफ है, रफली प्लॉटेड है। कोई भी बालक मेरे से एक एक मिनट का हिसाब ना मांगे। समझ पा रहे हैं आप? आओ मुन्ना आओ, देखो बेटा। दोनों ने मिलकर डीएनए बनाया, गजब गजब। ग्रीन 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 कैक्टस, ब्लू 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 मॉथ। शुरुआत में मॉथ कम, कैक्टस ज्यादा। अरे मॉथ कैक्टस को खा रहा है। इस केस में आप देख सकते हैं कि कैक्टस कम, मौत, ये वाली कंडीशन आ गई बेटा, मौत मरेगा। खाना कम, कंपटीशन ज्यादा, आपस में लड़ लड़ के मौत कम हो रहा है। कैक्टस फिर
अगर ऐसा है तो क्या अल्टीमेट एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है? यार इस बात से एक क्वेश्चन और समझ में आ गया। पुनः लिखना बंद कर दो बेटा, इधर ही देखो ध्यान से। इस बात से एक क्वेश्चन और समझ में आया कि किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर ऑर्गेनिज्म का नंबर इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका अवेलेबल फूड कितना है। अवेलेबल फूड ज्यादा तो ऑर्गेनिज्म का नंबर भी, अवेलेबल फूड कम तो उसे खाने वाला भी कम। जैसे आपके पास एक फूड चेन यहां पर है, ग्रास, रैबिट, वुल्फ, लॉयन, ठीक, ठीक। मान लीजिए आपके पास यहाँ 1,00,000 ग्रास है, वहां 100 रैबिट है, 10 भेड़िया, 1 लॉयन। अब इधर ही दिमाग लगाते रहना मेरे साथ साथ। इस ग्रासलैंड में 100 रैबिट रहते हैं, रह सकते हैं, रह पा रहे हैं, क्योंकि ग्रास 1,00,000 है। आपने कहा कि रैबिट का नंबर ग्रास पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर आप मुझसे ये भी कह रहे हैं कि सर भेड़िया भी तो रैबिट को खाता है, तो हमारे हिसाब से तो रैबिट का नंबर भेड़िए पे भी डिपेंड करना चाहिए, क्योंकि वो भी तो उसको खा रहा है। मैंने कहा कि ये मामला भी ठीक है बेटा, चलो आपकी बात मान लेता हूं कि रैबिट का नंबर भेड़िए पे डिपेंड करता है, तो फिर बताओ लॉयन का किस पे करता है? भेड़िए पे। इसका मतलब आप प्रीवियस पे आ गए, तो यहां भी प्रीवियस पे रहो ना। फिर आपने कहा कि ये मामला भी ठीक लग रहा है, लेकिन फिर ये समझ में नहीं आ रहा कि भेड़िया कर क्या रहा है। उसका भी तो कोई रोल होगा। आओ बेटा, नेक्स्ट स्टेटमेंट आना चाहिए, एक बार में पहुंचना चाहिए सब तक। ग्रासलैंड में 100 रैबिट रहते हैं, रह सकते हैं, रह पा रहे हैं, क्योंकि ग्रास। अरे ये 100 रैबिट बढ़कर है, एकदम 200 ना हो जाए, उसे रोकने का काम भेड़िए का है। पहुंचा कि नहीं? ये एकदम बढ़ के 200 ना हो जाए, उसे रोकने का काम भेड़िए का है। समझ जाओ, नंबर तो ग्रास पे ही डिपेंड करेगा, लेकिन फूड चेन का लंबे समय तक स्टेबल रहना भेड़िए पे डिपेंड करेगा। हाँ? समझ पा रहे बेटा आप? इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एट एनी ट्रॉफिक लेवल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन, आपका सीधा आंसर होगा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ फूड चेन डिपेंड ऑन प्रीडेशन। कुछ बातें आपके मन में और भी आ सकती है, चलो वो पहले ही मैं बोल देता हूं। आप कहते हैं कि सर भेड़िया इनको 100 से 200 होने से रोकता है, तो लॉयन के आगे तो कोई है नहीं, इसको कौन रोकेगा? छा गए बेटा, छा गए। वो इतना जल्दी ग्रोथ नहीं करता, उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल सबसे कम। दूसरी बात, आप कहेंगे कि रैबिट का नंबर घास पे डिपेंड करता है, तो फिर घास का किस पे करता है? आगे तो कोई है ही नहीं। लाइट है, मिनरल है, वाटर है, सब नॉन लिविंग है, इसलिए ट्रॉफिक लेवल नहीं है। अगर मैं यहाँ पर घास को 1,00,000 से 50,000 कर दूं तो क्या 100 रैबिट रह पाएंगे? अगर मैं ग्रास को 1,00,000 से 2,00,000 कर दूं तो क्या रैबिट के नंबर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे? तो लिखो, स्टेटमेंट लिखो, चेपो। अच्छा पहले यहां तक पहुंचोगे? पहुंचो बेटा, पहुंचो तुरंत। ग्राफ बनाना बेटा। कहा? यहां पर इस वाले में नंबर ऑफ हर्बीवोर ज्यादा है। रैबिट, डियर, गोट, काऊ, घने सारे मिलके खा रहे हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन कैसे क्या होगा, मतलब क्या कहना चाह रहे हो? एक टाइम पे रुक जाएगी? बिल्कुल बेटा, ऐसे कैसे बढ़ते जाओगे? नेचर खुद रोक देगी, नेचर खुद रोक देगी एक दिन।
जब एक लिमिट क्रॉस होती है तो अपने आप कुछ ऐसा होता है कि आगे नहीं बढ़ पाओगे। फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी, कोरोना, बिल्कुल ठीक बात। लावा, जो भी हो रहा है, वर्ल्ड वॉर, बिल्कुल ठीक बात है। अरे आप यार गजब, मतलब आप कसकूटा टैलेंट के साथ है। बस इस कसकूटा टैलेंट को सही डायरेक्शन की जरूरत है, लेकिन उस डायरेक्शन के लिए बहुत प्रयास करने पड़ेंगे आपके साथ, वरना आप भटक रहे हैं। हो गया बेटा यहां तक? अरे तुम बस बातें करते रहो। बेटा यहां लिखा हुआ है इट कोज हैवॉक इन मिलियंस ऑफ हेक्टर रेंजलैंड। रेंजलैंड का मतलब ग्रासलैंड है। समझ गए बेटा? स्वप्निल, चलिए मैं स्टेटमेंट बोलता हूं। पहला स्टेटमेंट लिखेंगे ग्राफ के नीचे। एट एनी ट्रॉफिक लेवल, at any trophic level, number of organisms depend on at any trophic level, number of organisms depend on, डैश लगाओ छोटा, लिखो available food, available food, स्लैश करके लिखो number of organism at previous trophic level, number of organisms at previous trophic level. नेक्स्ट लिखो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम स्लैश फूड चेन डिपेंड ऑन, long term stability of an ecosystem slash food chain depend on dash predation. ठीक, ग्राफ और भी आ रहे हैं, चलिए बताएंगे आप कौन सा ग्राफ कौन से रिलेशन को बताता है। जे 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 पॉजिटिव पॉजिटिव है, ए ज्यादा तो बी भी ज्यादा, ए कम तो बी भी कम, इतना क्लोज तो वही हो सकता है मामला, म्यूचुअलिज्म। दूसरा ग्राफ, जब मैं स्ट्रेट लाइन खींचता हूं तो ये जीरो और ऐसे बढ़ता हुआ पॉजिटिव जीरो रिलेशन। नेक्स्ट, अब आप बताओ जे क्या है? अरे वाह यार, जे क्या है? कंपटीशन। अरे अरे, जे क्या है? नहीं पढ़ा है, नेगेटिव नेगेटिव नहीं पढ़ा है तुम्हें? डिटेल नहीं पढ़ा है, नेगेटिव नेगेटिव तो बताया है। करते क्या हो आप लोग? ए बी, ए, इसके नीचे तो लिखा है लिव टुगेदर और इसके नीचे लिखा है लिव अलोन।
दोनों को साथ आने से दोनों को फायदा और दूर जाने से दोनों को नुकसान। तो रिलेशन तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये समझ में आ गया। आप बच्चे प्रोटो कॉपरेशन पे जा रहे हैं क्योंकि आपको दिख रहा है कि अलग होने के बाद दोनों जिंदा है, लेकिन मैं कहूंगा म्यूचुअलिज्म है। अरे दोनों एक साथ कम हो रहे हैं और आपको क्या पता कि अलग हुए कितना टाइम हुआ। क्या अलग होते ही मर जाते हैं? धीरे धीरे मरते हैं। अरे बेटा अभी तो अलग हुए हैं, मरना बाकी है। पहुंच रहा है बेटा? क्या इस तरह से एक साथ दोनों कम हो जाते प्रोटो कॉपरेशन में? प्रोटो कॉपरेशन में तो किसी एक को दूसरा ऑप्शन मिल जाता है यार। तो यहां म्यूचुअलिज्म है, म्यूचुअलिज्म। अरे समझे कि नहीं? कुछ बच्चे बाद में बाहर आके ये कह देते हैं कि सर दोनों अलग कहां, एक साथ ही तो है। अरे ग्राफ में एक साथ है, प्लॉट किए हुए, लिख दिया ना यार अलग अलग है। बनाओ बेटा। मतलब ये भी कोई पूछने वाली बात है कि बनाना है कि क्या है? आप एक्टिव रहो क्लास में, मैं हर बात यहाँ बोर्ड पे लिखूं ये भी जरूरी नहीं है। बच्चे एक बात ध्यान रखना, आज क्लास में अगर पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, सब अच्छा अच्छा लग रहा है, 3 महीने बाद घर पे आपको पढ़ना है। उस टाइम पर समझ में आना चाहिए, इस हिसाब से लिखा करो, क्योंकि आपकी बातें आप ही समझोगे वहां। तो कुछ बातें ऐसी जो मैंने सिर्फ बोल दी है, लिखी नहीं है, और आप मानते हैं कि ये लिखना जरूरी है, तो उसको भी चेप लिया करो, एक्टिव रहा करो। सिर्फ ये नहीं है कि जो बोर्ड पे आया वैसा ही लिखना है। समझ में आया? उससे क्या आप थोड़े से कंसंट्रेट भी रहोगे इधर, वरना आप बतियाते रहते हैं, खुसर पुसर चलता रहता है, आपस में दूर दूर तक स्कोर पूछते रहते हैं। आज बालक नहीं आया क्या? अच्छा चलो खैर कोई बात नहीं, जो भी है। तो सेकंड सिग्निफिकेंस हो गया मेंटेन इकोसिस्टम बैलेंस, और थर्ड आता है मेंटेन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। प्रीडेटर्स इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी बना के रखते हैं, कैसे? आओ देखते हैं। चलो एक बार फिर चलते हैं ग्रासलैंड में। पहुंच गए यहां, ग्रास को खाने के लिए रैबिट भी है और काऊ भी है, और इन दोनों को खाने के लिए जे रहा लाइन। बस अभी इधर जब ये होता है तो कभी रैबिट तो कभी काऊ को खाता है। दोनों कम रहते हैं तो ग्रास कम खाते हैं, ग्रास बची रहती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट फोकस कीजिए। ग्रास बची रहेगी तो दोनों का रिसोर्स बचा हुआ है, दोनों के बीच कंपटीशन कम, दोनों आराम से रह पाते हैं।
अरे ले जाओ रे इसे कहीं यार, क्योंकि असली बात तो तभी समझ में आएगी जैसे ही हमने इसको हटाया तो रैबिट और काऊ दोनों के नंबर बढ़ जाएंगे। जब दोनों के नंबर बढ़ जाएंगे तो ग्रास ज्यादा, ग्रास का रिसोर्स, कंपटीशन, और जब कंपटीशन बढ़ जाता है तो सुपीरियर इंफीरियर की बातें आती है। काऊ बड़ी है, सुपीरियर है, अब रैबिट को पास ही नहीं आने देती, सींग मार मार के भगा रही है कि भाग जा रहे रैबिट, खाना नहीं है। बेचारा रैबिट क्या करे। अरे मरना कोई पहला रास्ता नहीं है, अभी उसे आया है संघर्ष करने दो जीवन में। तुम तो बस सीधा कहते मर जाए, ऐसे कैसे मर जाए। रैबिट के पास तीन रास्ते हैं, या तो छोड़ दे, या बदल ले, और कुछ ना कर पाए तो मर जाए। बस एक बात है बेटा, बदलने का रास्ता अभी नहीं है, क्योंकि आप जानते हो अच्छे से बदलना इतना आसान, बदलने में टाइम लगता है। एवोल्यूशन एक दो दिन का काम नहीं है, साल दो साल का काम नहीं है, सालों लग जाते हैं। तो इसके पास अभी बदलने का रास्ता, क्योंकि बदलने में टाइम लगता है। इसके पास दो ही रास्ते हैं बेटा अभी, या तो छोड़ो या मरो। चाहे छोड़े चाहे मरे, हमारे लिए तो उस एरिया में एक स्पीसीज कम हो गई ना, और स्पीसीज का कम होना डाइवर्सिटी का कम होना है। क्या आपको उसका रोल समझ में आ रहा है? अरे प्रेडेटर मेंटेन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कह दो बेटा, बाय रिड्यूसिंग कंपटीशन अमंग प्रे पॉपुलेशन, by reducing competition among prey population. अब एक बात काम की सुनो पहले, चेपने से पहले इधर। प्रेडेटर का तो एक ही काम है, खाना। प्रेडेटर तो एक ही चीज जानता है, खाना। उसके खाने से क्या क्या हो गया, पॉइंट हमने बनाए हैं। उसके खाने से क्या क्या हो गया, पॉइंट हमने बनाए हैं। तो जो जिसके साथ कह दिया ना, बस कह दिया, एज इट इज याद होना चाहिए। मेंटेन इकोसिस्टम बैलेंस बाय कीपिंग प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। मेंटेन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बाय रिड्यूसिंग कंपटीशन अमंग प्रे पॉपुलेशन। क्योंकि बेटा कंट्रोल होने से ही डाइवर्सिटी मेंटेन रहती है, बातें इंटरलिंक है, सब एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा। कह रहा हूं फिर सुन लेना, आपको जो जिसके साथ कह दिया वो उसके साथ ही याद कर लेना है। याद ना भी करेंगे तब भी आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन करने में 2 मिनट लगेंगे, सोच के करना पड़ेगा। डायरेक्ट याद करेंगे तो आधे मिनट में हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? अगर ऐसा है तो यहां पर हमें वही काम करना है जिससे हम क्वेश्चन को जल्दी कर पाए, क्योंकि ये सब मिक्स हो जाता है बात में। क्योंकि प्रेडेटर तो एक ही काम कर रहा है, खाने का, तो कंट्रोल भी हो रहा है और डाइवर्सिटी भी हो रही है, ये भी हो रहा है और वो भी हो रहा है, तो सब चीजें एक जैसी ही है। लेकिन साथ में जो जिसके कह दिया, बस कह दिया। वैसे तो मैंने यहां सिंपल एग्जांपल से आपको समझा दिया, लेकिन चलो एनसीईआरटी के इंटरनेशनल एग्जाम्पल को भी समझे, और इसी के लिए आज आप बच्चों को लिए चलते हैं अमेरिका। बेटा आज हम अमेरिका में पैसिफिक कोस्ट पे आए हैं। मुन्ना ध्यान से बेटा, लहरें तेज है तो यहाँ आप कहा, आप तो बहे हुए हो पहले से। आज हम रॉकी इंटरटाइडल एरिया में हैं।
इंटरटाइडल एरिया क्या होता है मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले बता दिया है आप। और इस एरिया में एक भयंकर प्रेडेटर रहती है जिसका नाम है स्टारफिश पाइसेस्टर। मैं बताता हूं बेटा, इधर देखो। जे जे जे, ये रहा इंटरटाइडल जोन, ये रही स्टारफिश पाइसेस्टर, P4 पाइसेस्टर। अरे ये वर्टिब्रेट को भी खाती है, इनवर्टिब्रेट को भी खाती है, वर्टिब्रेट को भी खाती है, इनवर्टिब्रेट को पहले एक काम करो, यहां पर एक नेट लगा दो बेटा, एनक्लोज्ड एरिया बनाना है, क्योंकि अंदर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, कोई दूसरा ना आ जाए। अरे ले जाओ रे इसे कहीं यार, हटाओ यहां से। एक्सपेरिमेंटल रिमूव किया है, इसको हटा देने से क्या वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट दोनों के नंबर, दोनों का खाना कंपटीशन। अगर ऐसा होगा तो उस केस में सुपीरियर इंफीरियर, वर्टिब्रेट सुपर, इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट। अब इनवर्टिब्रेट को खाने नहीं देता यार, भाग जा रहे इनवर्टिब्रेट, नहीं है खाना, क्या करे बेचारा, तीन रास्ते हैं, या तो छोड़ो या बदलो या मरो। तो बदलने का रास्ता नहीं है, क्योंकि बदलने में अभी तो दो ही रास्ते, या तो या मरो। छोड़ने का रास्ता हमने नहीं छोड़ा, नेट लगाए, छोड़ने का रास्ता हमने नहीं छोड़ा, मर जाएगा। देखते ही देखते 1 साल के अंदर अंदर 10 इनवर्टिब्रेट स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई बेटा, उस एरिया से, अर्थ से नहीं, उस एरिया से। अगर ऐसा है तो क्या ये प्रूव हो गया कि प्रेडेटर होता है, तो सबको कम करके, कंपटीशन कम करके डाइवर्सिटी मेंटेन रखता है। तो यहां एनक्लोज्ड एरिया है, मतलब समझ रहे हैं आप। ले जाओ कहीं, ले जाओ इसे, ले गए बेटा। और इसको हटा देने से 10 इनवर्टिब्रेट स्पीसीज एक्सटिंक्ट। अरे यार मान क्यों रहे, हो गया बेटा, विद इन अ ईयर, ड्यू टू हैवी इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। कंपटीशन तो इंट्रा भी हुआ है, लेकिन एक से ज्यादा मर रही है, इसलिए इंटर ही कहना पड़ेगा, नहीं समझे, एक से ज्यादा स्पीसीज मर रही है। आगे चलकर वर्टिब्रेट भी मरेगा, आगे चलकर अगर लंबे टाइम तक आपने इससे रखा ना, तो आगे चल के वर्टिब्रेट भी मरेगा, क्योंकि उनमें भी आपस में झगड़ा होगा। वो बाद की बातें हैं, हमने तो प्रूव कर दिया ना कि पाइसेस्टर को नहीं होने से डाइवर्सिटी कम हो जाती है, तो हम क्यों फिर दूर की सोचे, हमने तो प्रूव कर दिया। देखो बेटा, एक्सपेरिमेंटल रिमूव्ड, मतलब इसका मीनिंग ये है कि आप उसे किल ना करें, उसको एक्सपेरिमेंटली हटाना है। यही बात गलत है बस, क्लास के टाइम पर बात नहीं करनी चाहिए।
जब जो कर रहे हो ना उसको अपनी पूरी क्षमता से करो। सही बात है बेटा, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे खा रहे हो, चाहे जो भी है, हाँ खेल कूद कर रहे हो, जो भी है, फिर उसमें ऐसे कंसंट्रेटेड ब्रेक होना अच्छी बात नहीं है। क्या नहीं निकला? एक तो आप कुछ ज्यादा समझ जाते हो, कसकूटा मामला है। ठीक है बेटा, जो भी है। वैसे आज हमें प्रेडेटर की एक और आदत पता लगी है। लिख लिया क्या वहां तक? तो फिर ये बात सुनो बेटा इधर। आज हमें प्रेडेटर की एक और आदत समझ में आ गई। बोर्ड पे देखो, लायन कभी रैबिट को खाता है तो कभी काऊ को, बदल बदल के खाता है, किसी एक के पीछे नहीं पड़ता। अगर आज लायन सोच ले कि अगले 1 महीने तक सिर्फ रैबिट ही खाऊंगा, खा जा, इलाके से रैबिट खत्म हो जाएंगे, तेरा भी तो प्रे कम होगा। इससे अच्छा है बदल बदल के खाओ, किसी एक के पीछे ना पड़ो। 2 फायदे होंगे, एक तो सब मेंटेन भी रहेंगे और स्वाद भी बना रहेगा, है ना बेटा? तो यहां लायन चालाक है, इंटेलिजेंट है, तभी तो कहते हैं कि प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट इन नेचर। प्रूडेंट का मतलब क्लेवर, चालाक, समझदार, इंटेलिजेंट। लेकिन अब आप कहेंगे इतना भी चालाक नहीं है कि गिन गिन के खाएगा। आज लाइन सोच रहा है कि यार इलाके में रैबिट कम चल रहे हैं, उधर ना जाऊं। नहीं बेटा, वो गिन गिन के नहीं, चुन चुन के खाता है। अरे वो तो शिकार के लिए निकलता है, जो पहले मिल जाए उसे खाता है। जो पहले मिल जाए। नेक्स्ट स्टेटमेंट पहुंचना बहुत जरूरी है। इलाके में जिसके नंबर सबसे ज्यादा, उसके पहले मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, अपने आप ही कम हो जाएगा। हाँ, फिर आप कहेंगे कि ठीक है सर, मामला समझ में आ गया, वो चालाक हमें दिख रहा है, मामला तो अपने आप ही हो रहा है। लेकिन हम जब इकोसिस्टम को बाहर से देखते हैं तो हमको तो चालाक ही लगता है कि बदल बदल के खा रहा है। राइट बेटा? लेकिन एक बात कान खोल के सुन लेना, प्रूडेंट तब तक ही है जब तक सब अच्छा चल रहा हो। मजबूरी नहीं चलेगी, क्योंकि मजबूरी में कुछ भी हो सकता है। एक लायन 10 दिन से भूखा पिंजरे में बंद है। हमने उसके सामने एक छोटा रैबिट का और छोटा सा डियर का बच्चा छोड़ दिया, एक ही खाएगा, प्रूडेंट है। अब कोई प्रूडेंट नहीं है, भूख लग रही है, दोनों निपटेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? प्रूडेंट, प्रूडेंट वही होता है जिसके पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं। अरे जिसके पास ऑप्शन ही एक है, वो काहे का प्रूडेंट है यार? समझ पा रहे हैं आप? फिर तो उसी को खाना पड़ेगा, बाद में भले से खुद भी मर जाए। नेक्स्ट एक और सुनो। आप कहेंगे कि सर आज आपने कहा कि हर्बीओर भी प्रेडेटर है, रैबिट भी प्रेडेटर है, और हमने कॉमन कहा कि प्रेडेटर आर प्रूडेंट, इसका मतलब ये भी प्रूडेंट है। चलो जी, लॉयन के पास तो ऑप्शन है कि वो डियर, काऊ, रैबिट बदल के खा ले।
क्या रैबिट घास की स्पीसीज छांट छांट के खाएगा? अरे रैबिट स्पीसीज नहीं, एरिया बदलता है। उसकी चालाकी समझ में आ रही है आपको? आज इधर के एरिया में, फिर हाँ, अगर रैबिट सोच ले कि अगले 1 महीने तक यहीं की घास खाऊंगा, खा जा, इतना ग्रासलैंड कम कर देगा, जड़ से उखाड़ के खा जाएगा। इससे अच्छा है कि बदल बदल के खाओ। ये एरिया बदलता है, वो प्रे बदलता है। क्या इसकी प्रूडेंट नेचर समझ में आ रही है? तो कह दो बेटा, कह दो। कह रहे हैं प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट इन नेचर। प्रूडेंट का मीनिंग आप खुद लिख लेंगे ना, क्लेवर, समझदार, चालाक, जैसा भी आप लिखें। बिकॉज दे डू नॉट ओवर एक्सप्लॉइट देयर प्रे। वो अपने प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते। इसका मीनिंग क्लियर हो गया सब बच्चों को? बदल बदल के खाते। नेक्स्ट स्टेटमेंट पहुंचे तभी यहां भरना। प्रीडेटर के प्रूडेंट होने से डाइवर्सिटी मेंटेन रहती है। प्रीडेटर के प्रूडेंट होने से डाइवर्सिटी मेंटेन रहती है, क्योंकि वो किसी एक को नहीं सबको खाता है, कंपटीशन कम करके रखता है। रैबिट, लायन, मेरे पास आवाज नहीं पहुंच पा रही, थोड़ा ऊंचा बोलो। वो अपना बच्चा खा सकता है क्या? ये तो यार, पहली बात, कुछ स्पीसीज में कैनाबलिज्म होती है, पहली बात, वो तो हटाओ, अब उस चीज को हटा दो। जो हर्बिवोर नेचर का है वो ऐसा कर नहीं पाएगा। जो कार्निवोर है उसमें इंडिविजुअल वाइज वेरी करेगा। डिपेंड करता है यार कौन कैसा है, फिर सोच, हम जनरल ये नहीं कह सकते। रैबिट माइल्ड ग्रेजिंग करे तो खाओ, हाँ फिर खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको ये सोच के खाना पड़ेगा कि मैं माइल्ड ही ग्रेजिंग करूं, और इतना सोचने का उसके पास समय नहीं है बेटा। एक और सिग्निफिकेंस, 3 सिग्निफिकेंस हो चुके हैं अब तक। पहला बोलो, एनर्जी फ्लो। दूसरा, मेंटेन इकोसिस्टम बैलेंस। तीसरा, और नेक्स्ट आ रहा है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। जब एक लिविंग दूसरे लिविंग को खाकर कंट्रोल करता है, उसे बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। जब एक लिविंग दूसरे लिविंग को खाकर कंट्रोल करता है, उसे बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। हाँ? अभी अभी आपने देखा ग्रासलैंड में लायन रैबिट को खा रहा था, ये भी बायोलॉजिकल कंट्रोल। लेकिन ये वाला बायोलॉजिकल कंट्रोल, ये वाला बायोलॉजिकल कंट्रोल अलग अलग है, क्योंकि ये नेचर में चल रहा है, उसे ह्यूमन जानबूझ के यूज कर रहा है। ह्यूमन प्रीडेटर की आदत
उसकी नेचर समझ गया कि ये खा के कंट्रोल कर देता है। तो जो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन को नुकसान पहुंचा रहे थे, उनके प्रीडेटर जानबूझ के छोड़ दिए गए ताकि वो उसे कंट्रोल करे। एक बार की बात, एक फार्मर ने कहा कि यार हमारे खेत में फिर कोई रैबिट हो रहा है, कोई चूहा हो रहा है, कोई क्या है। मतलब क्षमता नहीं है लिसनिंग की, मतलब क्या है मामला। ये मैं इतनी बार कह चुका हूं आप लोगों से, पहले सुनो। एक बार एक फार्मर ने कहा कि हमारे खेत में बहुत सारे इंसेक्ट हो रहे हैं जो क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे इंसेक्ट जो क्रॉप को नुकसान करते हैं वो पेस्ट, PEST, पेस्ट कहलाते हैं। तो उसके किसी मित्र ने कहा कि काम करो, मार्केट जाओ, पेस्टिसाइड नाम के केमिकल मिलते हैं, उन्हें लाओ, स्प्रे करो, मर जाएंगे, क्रॉप अच्छी होगी, यील्ड बढ़िया आएगी। लेकिन वहां साथ में आप जैसे कोई समझदार भी थे, उन्होंने कहा कि ना, आप ये केमिकल स्प्रे तो कर देंगे, इंस्टेंट फायदा भी होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान है। क्योंकि जो केमिकल आप स्प्रे कर रहे हैं वो केमिकल पेस्ट को किल करेगा, लेकिन क्रॉप के अंदर भी जाएगा, और उस क्रॉप को जब आगे कोई ह्यूमन क्या लिविंग जो भी खाएगा उसके अंदर भी जाएगा। और ये केमिकल नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्या बोला? जिस भी लिविंग के अंदर जाते हैं वो लिविंग, वो न तो इनको पचा पाता, न एक्सक्रीट कर पाता, फैट सॉल्युबल है। ये तीनों शब्द याद रहेंगे, न डाइजेस्ट, न एक्सक्रीट, फैट सॉल्युबल। वैसे तो अपनी बॉडी गजब का सिस्टम है, जो चीज नहीं पचती उसे बाहर फेंक देते हैं, लेकिन क्या करें, ये तो फैट सॉल्युबल है, लिपो सॉल्युबल है, वही एक्यूमुलेट हो रहा है। एक टाइम के बाद इसकी कंसंट्रेशन राइज करती जा रही है, और जब एक लेवल क्रॉस होता है तो बहुत एडवर्स इंपैक्ट आते हैं। इंडिया में पंजाब, पेस्टिसाइड का बुरी तरह से यूज, वहां आज कैंसर के बहुत पेशेंट देखने को मिलते हैं। पंजाब से राजस्थान की तरफ एक ट्रेन चलती है जिसका नाम ही कैंसर ट्रेन है। मतलब कहीं तो सीरियस हो रहे यार कि ये उसी से आया है। अगर आज भी हमने इमीडिएट इनका यूज बंद कर दिया, पेस्टिसाइड का यूज बंद कर दिया, तो भी अगले 15 से 20 साल इंपैक्ट रहेगा। ये तो एक ड्यूरेशन बोल रहा हूं मैं, और भी लंबा ड्यूरेशन हो सकता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल है, पहले जो छिड़के वो सॉइल में पड़े हैं। इनकी वजह से आपने वो हार्मफुल इंसेक्ट तो मार दिए, लेकिन सॉइल के यूजफुल भी मर गए, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है। तो क्यों ना एक काम करें, इनके प्रीडेटर लाके छोड़ें, खेतों में ऐसे प्रीडेटर लाएं जो क्रॉप को नुकसान ना करें लेकिन उन इंसेक्ट को खा जाए। हो सकता है
कंट्रोल थोड़ा टाइम में हो लेकिन लंबे समय के लिए बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है यहां, पेस्ट कंट्रोल कितनी जल्दी होगा प्रीडेटर की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। अगर वो एफिशिएंट प्रीडेटर है तो जल्दी कंट्रोल होगा, अगर लेस एफिशिएंट है तो देर से होगा। ये बात पहुंच रही है आपको? तो इस तरह से प्रीडेटर की हेल्प से कंट्रोल करवाना, कौन सा कंट्रोल? बायोलॉजी। चलो ये तो प्रीडेटर, लेकिन अगर अपन प्रीडेटर ना छोड़े तो भी कुछ और तरीके भी हैं जिनसे हम कंट्रोल कर सकते हैं बिना केमिकल छिड़के। आप एक काम करो, जो उस इंसेक्ट की स्पीसीज का पता लगाओ कौन सी स्पीसीज है, और उसकी जो फीमेल है ना, वो वैसे फेरोमोन्स या हार्मोन्स जो भी होते हैं उनको आप कागज पे स्प्रे करो, बहुत सारे कागज ले लो छोटे 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 छोटे, और खेत में इधर उधर बिखेर दो। जो उस पॉपुलेशन के मेल्स हैं वो कंफ्यूज ही रहेंगे, और अगर ब्रीड नहीं कर पाएंगे तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। ठीक। दूसरा तरीका, वैक्स कॉटिंग ड्रम्स लीजिए जिनके अंदर वैक्स है, स्टिकी सब्सटेंस है, और उनमें भी वही स्प्रे कर दो। जब मेल्स आएंगे वहीं चिपक जाएंगे, पॉपुलेशन के सारे मेल खत्म, पॉपुलेशन वैसे ही कम हो जाएगी। ये भी तरीका है। लेकिन अगर हम प्रेडेटर छोड़ें तो भी अच्छी बात है, और प्रेडेटर वहां पर उसे कंट्रोल करेंगे तो हमें इस तरफ डाइवर्ट होना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत जरूरी है बेटा। तो आप, क्योंकि आपको मैं ये बातें और स्पेशल स्ट्रेस करके बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोग आने वाले टाइम का भविष्य है, देश का भविष्य है। आप ऐसी जगह पे जाएंगे, आप डॉक्टर बनेंगे जहां पर आपका सोशल स्टेटस होगा, जहां आपकी बात लोग सुनेंगे और मानेंगे। तो आपको इन चीजों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आज ये जो कुछ भी हो रहा है, अभी हमने कहा ऑर्गेनिक फार्मिंग होनी चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, उसमें भी केमिकल यूज करके ऑर्गेनिक बता के बेचते हैं। ये चीजें भी हो रही है, तो इनको हमें संभलना चाहिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन का फ्यूचर अगर हमें अच्छा बनाना है तो हमें इन चीजों को अभी कंट्रोल करना जरूरी है। आपसे कोई पूछे कि बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, तो आंसर क्या होगा? प्रिडेशन। मैंने आपसे कहा कि बेटा यार एक तालाब में बहुत मॉस्किटो हो रहे हैं, क्या मैं डीडीटी छिड़क दूं? आपने कहा न ना, वो तो केमिकल कंट्रोल है। गैम्बुशिया को छोड़ो, बायोलॉजिकल कंट्रोल है। By eating mosquito larva. गैम्बुशिया फिश है बेटा। हॉक, बाज, कंट्रोल करता है बर्ड को। जिन खेतों में बर्ड नुकसान पहुंचाती है, फार्मर बाज पालते हैं। कुछ तो डर के नहीं आती, जो आती उसे ये निपटा लेता है। हमारे इंडिया में नहीं, बाहर के फार्मर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अपने इंडिया में तो खेतों में वो बना देते हैं। समझ रहे ना आप? तो प्रेडेशन के 4 सिग्निफिकेंस आज आपने पढ़े हैं। एनर्जी फ्लो आपने पढ़ा, मेंटेन इकोसिस्टम बैलेंस पढ़ा, मेंटेन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी पढ़ा, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड पढ़ा। एज इट इज टिप्स पे आ जाना चाहिए। एनसीईआरटी पत्ता नंबर 233।
एनसीईआरटी पेज नंबर 233 पे आप जाएंगे तो वहां प्रेडेशन सेकंड पैराग्राफ, प्रेडेशन का सेकंड पैराग्राफ, थर्ड लाइन, एक स्टेटमेंट की शुरुआत बट फोर से हो रही है। एक स्टेटमेंट की शुरुआत बट फोर से हो रही है। बट फोर प्रीडेटर, बट फोर का मीनिंग विदाउट लेना है, विदाउट, उसके बिना। बट फोर predator prey species could achieve very high species density. उसके बिना, प्रेडेटर के बिना प्रे स्पीसीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ये कह रहे हैं। ठीक, तो आज हमने ये पढ़ा कि आओ प्रेडेटर खाओ। अगले एपिसोड में आके कहेंगे कि प्रे कह रहा है मुझे बचाओ। डिफेंस की बातें होंगी कि डिफेंस के लिए क्या क्या तरीके यूज किए जाते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, ठीक है। जाओ मुन्ना जाओ, चले जाओ, बाकी की चर्चा अगले एपिसोड में होगी।